हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एनिमल टिश्यू, जो कि जूलॉजी का पहला चैप्टर माना जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप क्लास 11th में हो तब भी आपको ये ज़रूरी है पढ़ना, बिकॉज ये तो एनसीईआरटी सबको ज़रूरी होता है, जो क्लास 11th में है और जो क्लास 12th में है और किसी कम्पिटेटिव एग्जाम CUT नीट नेस्ट कोई भी एग्ज़ाम की कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज कि कम्पिटेटिव एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, एजर्सन लूजन क्वेश्चंस कहाँ पे बन सकते हैं, है ना, बिकॉज वाले पॉइंट्स कहाँ पे हैं, ऑल पॉइंट्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वन वर्ड MCQ कहाँ पे बन सकते हैं बहुत अच्छे से, और मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपन इस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो इस NCERT सीरीज की, इस NCERT निचोड़ सीरीज जो अपन ने स्टार्ट की है उसकी ये है कि अपन NCERT में जो भी 35 साल के PYQ आए रहे होंगे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ जब मैं पढ़ता था या जब अपन पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को मेरे टीचर ने भी बोला था और करना भी चाहिए यार। आप भी NCERT में क्योंकि जब आप हाईलाइट कर लेते हो PYQ को कि इस लाइन से PYQ आया, इस पैराग्राफ से PYQ आया है, तो जब आप उस लाइन को हाईलाइट करते हो तो आपको कभी भूलती नहीं वो लाइन, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको वो पैराग्राफ से और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और मोस्टली आप देखे होंगे 70 to 80% लोग कहते भी हैं, आपके भैया दीदी जो निकल चुके हैं वो भी कहते हैं एंड टीचर्स भी कहते हैं कि नीट में 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो PYQ की सिलेबस से, FAT जिसको भी कुछ लोग बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक का ये मतलब होता है बेटा कि अभी जो कुछ ईयर्स में जो टॉपिक्स हैं उनसे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसका यही मतलब है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम पूरे चैप्टर्स पढ़ लेंगे NCERT निचोड़ सीरीज से तो अपन को पता चल जाएगा किस लाइन से क्वेश्चन आया बेटा। और जब ये पता चल जाएगा किस लाइन से क्वेश्चन आया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पैराग्राफ को याद कर सकते हो, लाइन को याद कर सकते हो। क्योंकि बिकॉज मैं इसमें समझा भी दूंगा NCERT लाइन एक्सप्लेन करके कि इसका ये मतलब होता है, इसका ऐसा मतलब होता है, क्योंकि मैंने NCERT पढ़ रखा है ना। 320 प्लस मैं मार्क्स कर चुका हूँ, नीट में 330 प्लस ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसिंग लर्निंग किसको बोलते हैं, NCERT को याद करना किस तरीके से कहते हैं, ये सब चीज़ें जो है तो अपन इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि यही है कि आपको यहाँ पे PYQ हाईलाइटेड मिल जाएंगे, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट्स मिल जाएंगे, थर्ड आपको NCERT समझना कैसे है, NCERT याद कैसे रखना है, ये मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं और अगर आप एक कोई बेसिक लेक्चर देखे हैं, मेरा ही देखे हो या किसी और का भी देखे हो जो कि नीट लेवल का हो या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल का हो या बोर्ड लेवल का हो, और इसके बाद आप NCERT या फिर डायरेक्ट भी आप अगर NCERT पढ़ने आए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो, आप सभी बच्चे जो भी आप क्लास 11th में हैं और ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जीव जंतु जो होते हैं, हमारे एनिमल्स जो होते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक गठन जो हमारे बॉडी में होता है, एनिमल्स की बॉडी में होता है, वो कैसे होता है। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे इनका गठन होता है, कैसे इनका कंसिस्ट होके, कैसे इंक्लूड होके जो है तो ये बनाते हैं एक दूसरे से, ये चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा था कि मैं कुछ एग्जाम्पल जो है तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कराऊँ, बट बेटा ये जो यहाँ पे सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर ये जो दिए हैं ये मैं लास्ट में आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको कंक्लूड कराऊंगा। बिकॉज अभी आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट बता दिया जाएगा, तो इसलिए पहले पूरी NCERT अपन समझते हैं। जब पूरा NCERT समझ लेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में एकदम फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरे एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करेंगे। और मैं जो डिटेल लेक्चर डाल रहा हूँ उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। उससे आप नोट्स बना सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। अगर आप कभी एक आध बार पढ़े हो तो आप बिल्कुल वो डिटेल लेक्चर मत देखो, आप NCERT वाला देखो, तब भी आप एकदम सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये हो चुका है। चलिए अब मतलब इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं खास, अपन सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स, है ना, you came across a large variety of organism both unicellular and multicellular
ऑफ द एनिमल किंगडम। अब बेटा देखो इसमें पहला ही लाइन बोल रहा है यहाँ पे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। व्हाट इज मीन बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल, मल्टीसेलुलर का मतलब बेटा बहुत सारी सेल्स, ठीक है। एंड ये कह रहा है लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे वेराइटी के ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जिनमें एक सेल्स होती हैं, मल्टीसेलुलर जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ रखे हैं पीछे चैप्टर्स में, उन्हीं को हम कंक्लूड करके आगे बढ़ा रहे हैं कि उनमें यूनिसेलुलर कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर कैसे होते हैं, कैसे उनकी बॉडी का गठन होता है, कैसे वो बनते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिसेलुलर में कैसे काम होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल अपन तो बिल्कुल नहीं है, अपन मल्टीसेलुलर, हमारे में बहुत सारी सेल्स है बेटा। यूनिसेलुलर जैसे हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा, ऐसे जो एनिमल्स हैं बेटा, वो उनमें फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप देखते चलो, यहाँ पे आप देखते चलोगे तो आपसे सब कुछ जो है तो बहुत आसानी से बन जाएगा बेटा, ठीक है। और सब कुछ कहीं भी अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, आपसे नहीं बन रहा है, आप कमेंट में जरूर इन चीज़ों को पूछ लो, ठीक है। मैं पूरे आंसर्स करता हूँ कमेंट के, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, ये जितने भी, डाइजेशन मतलब पाचन, जो अपन खाना खाते हैं उनका पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना, सांस को बाहर निकालना, यानी कि जो अपन सांस अंदर लेते हैं, इंजेक्शन, फिर एक्सक्रिएशन, यानी अब देखो इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, अंदर लेने को इंस्पायरेशन, बाहर निकालने को एक्सपायरेशन, ये सांस के मामले में आता है बेटा, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं अपन। रिप्रोडक्शन आपको सभी को पता है ना। तो डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन सारे ही जो काम होते हैं वो यूनिसेलुलर एनिमल्स में सिर्फ एक सेल द्वारा होता है बेटा, ठीक है। ओनली वन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द फंक्शंस इन यूनिसेलुलर। एंड यूनिसेलुलर के एग्जांपल कौन कौन से हैं बेटा? ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक कोशिकीय जंतु, ठीक है, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो, ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। यहाँ पे जो सिंगल सेल है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको आप क्या करोगे, स्टार पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, स्टार पॉइंट, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इन द कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर, इसका क्या मतलब है? इन द कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर का मतलब है मल्टीसेलुलर एनिमल्स यानी अपन ह्यूमंस, है ना, बर्ड्स हो, मतलब जितनी भी मल्टीसेलुलर यानी मैमल्स में जो आते हैं, रेप्टाइल्स, ये सब मल्टीसेलुलर जो होते हैं, इनमें एक कम्प्लेक्स बॉडी पाई जाती है। जैसे कि हमें कम्प्लेक्स बॉडी पाई जा रही है, ठीक है, समझ लो बात को। तो इसमें क्या है ना, सेम बेसिक फंक्शन, ये जो सेम बेसिक फंक्शन का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये जो होते हैं ना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स। अब जैसे अपन को डाइजेशन कराना, डाइजेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारी सेल्स मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। देखो सेल्स टिश्यू बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। बहुत सारी सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष कार्य को करती हैं, और जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसे ही हम टिश्यू बोलते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है, सॉरी ऑर्गन बोलते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तब ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? तो देखो सेल का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, स्क्वाइमस वगैरह वगैरह, जितनी भी सेल्स थे, स्क्वाइमस सेल, क्यूबाइडल सेल, कलमनार सेल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीलिया वगैरह सब कुछ, ठीक है। टिश्यू की बात कैसे हो गई? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, है ना, बहुत सारे 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, है ना, पूरा इनका एक चैप्टर भर के रखा है 11th में। जैसे अपन उधर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर वाला, न्यूरल टिश्यू, है ना। फिर इसके बाद इंडोक्राइन में सारी चीज़ें अपने को पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी अपन ब्रीथिंग, एक्सचेंजिंग, बॉडी फ्लूइड, ये सब चीज़ें पढ़ते ही हैं, एक्सक्रिएशन पढ़ते हैं। तो ये हम डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। अपन अभी यहाँ इंट्रोडक्शन, एनिमल टिश्यू में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, एनिमल टिश्यू में अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। 3 क्वेश्चन रीनीट में भी इसके आए हैं, 2024 में भी बेटा, 2022 हो, 2023 हो, 2024 में। ऐसा कोई ईयर नहीं है जहाँ एनिमल टिश्यू यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से बोर्ड में या फिर नीट में क्वेश्चन ना आए हो। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रिफरेंसली अगर मैं कहूँ तो ये लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने बता दिया कि अगर हम अपने में देखें तो अगर जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं बेटा, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कैसे होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के तरीके में। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके काम को, जैसे पहले कहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड होगी, वहाँ से चीज़ें पहले सलाइवेशन होगा, फिर अंदर बॉडी में जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड से, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, रेक्टम, फिर रेक्टम से बाहर। तो हर चीज़ें ना स्पेसिफिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर से ये सब चीज़ें परफॉर्म होंगी, ठीक है।
अब जैसे सांस, तो सांस सबसे पहले नोस्ट्रिल से नोज के रास्ते से नोस्ट्रिल से अंदर जाएगी, 2 नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट इन आवर, है ना, नोज एंड फिर इसके बाद अंदर जाएगी, फिर फेनिक्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, वाइंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, फिर इसके बाद आगे उसके आगे लंग्स में जाएगी लाएगी, फिर एल्वोलाई में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक Hydra is made up of different type of cells and number of cells in each type can be 1000। देखो जहाँ जहाँ मैंने गोला मारा है, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया, आपको भी करना है, ठीक है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मैंने क्या कहा कि हाइड्रा एक यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जंतु है, और सिंपल ऑर्गेनिज्म है मतलब कि हम कम्प्लेक्स हो गए बिकॉज मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो कैसा है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ सिस्टम है, और हाइड्रा एक यूनिसेलुलर है इसलिए उनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स से भी वो मिलकर बनी होंगी, जिसमें आप कह सकते हो कि 1000 सेल्स उसमें प्रेजेंट है। बट अगर उनमें अगर 1000 प्रेजेंट है उनमें मतलब यूनिसेलुलर मतलब एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट है और वो थाउजेंड्स में है, ठीक है, समझ लो बात को। तो हमें मल्टी सेलुलर है तो हमें कई प्रकार की सेल्स बिलियंस में प्रेजेंट है बेटा, बिलियंस में। ये देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, आ सकता है बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे 1000, तो ये याद रखना कि हाइड्रा थाउजेंड्स में है और जो अपन की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो बिलियन ऑफ सेल्स से कंपोज्ड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है अपन को। आगे बढ़े अपन, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ डू दीज सेल्स इन अ बॉडी वर्क टुगेदर। ये कह रहा है कि ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती हैं, तो देखिए कैसे वर्क करती हैं। कुछ नहीं, एक तरीके से एक सिस्टम बनाकर, एक टिश्यू बनाकर, फिर एक ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बना के ये जो है तो फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अलग अलग सेल्स मिलकर हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक काम को परफॉर्म करती है। जैसे बहुत सारी सेल्स होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना, वो एक काम परफॉर्म करेंगी कि कौन सा काम, डाइजेशन का, पाचन क्रिया का काम, ठीक है, समझ में आती है बात। आगे चलते हैं अपन। इन मल्टीसेलुलर एनिमल, मल्टीसेलुलर मतलब हमें ह्यूमन बॉडी में, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, है ना, बहुकोश की जीव जंतु में, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर मतलब एक जैसे, है ना, ग्रुप मतलब समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मतलब समूह, एक कोशिकाओं का समूह, सिमिलर कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह, सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ इंटरसेलुलर है ना बेटा, तो देखना कहीं यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो कहीं वो इंट्रा ना कर दे, तो इस बात में आप बिल्कुल ध्यान रखना कि इंट्रा लिख के, ऐसे इंट्रा लिख के आपको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। तो इंट्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंटर ही होना चाहिए, समझ में आती है बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार जैसे मैंने बनाया ना स्टार, तो आपको बना लेना ताकि यहाँ पे आपको याद है कि बेटा इंटर है, इंट्रा नहीं है, समझ में आती है बात। अलॉन्ग विथ इंटर सेलुलर सबस्टेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि एक विशेष कार्य को करेंगी, ठीक है। बहुत सारी सिमिलर सेल्स मिलकर इंटरसेलुलर सबस्टेंस के साथ, इंटरसेलुलर सबस्टेंस मतलब अंतरकोशिकीय जो भी स्पेस होगा, अंतरकोशिकीय जो भी चीज़ें होंगी, जैसे इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है कि अंदर कोशिकाओं के बीच, या ये कहो कि सेल्स के बीच जो सबस्टेंस का लेन देन होगा, चाहे वो फिर वाटर में हो, चाहे वाटर मॉलिक्यूल में, चाहे साल्ट मॉलिक्यूल, चाहे कोई भी छोटे मोटे सबस्टेंस होंगे, जो ब्लड हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। तो वो जो उसका आदान प्रदान है ना, वो उससे जो स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे मैं कहता हूँ CO2 और O2 का जो इधर उधर लेन देन होगा, है ना, वो इंटरसेलुलर सबस्टेंस से एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, किसका, रिस्पायरेशन का, जो कि लंग्स की एल्वोलाई में, लंग्स में एल्वोलाई में होता है, समझ में आती है बात, ठीक है। अब सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, बस इसी को टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सबस्टेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, समझ में आई बात। टिश्यू किसको कहते हैं, उसको ग्रुप ऑफ सेल्स को, जो एक सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, एक जैसी सेल्स है, जो कि एक विशेष कार्य को परफॉर्म करती हैं, किसके साथ, इंटरसेलुलर सबस्टेंस के साथ बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब देखो ये इधर साइड जो लिखा हो ना, मैं ये वाला ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, स्केलेटल मसल डू इन बॉडी, ये मैं स्केलेटल मसल में जब पहुंचूंगा या फिर पूरा चैप्टर पढ़ लूँगा, फिर अपन इसमें फिर से लौट के आएंगे बेटा। ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये करेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे बट लास्ट में करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं जो है तो आपको क्या कराने वाला हूँ, यू में सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज होंगे ये जानकर, ये पहचान कर, ये मानकर कि ऑल कम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जितने भी प्रकार के, है ना, जितने भी 4 प्रकार के, या ये कहो कि यार सीधा
मैं आपको अगर याद करने की पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि आप सीधा ये याद करो कि केवल और केवल हमारे बॉडी में, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में वनली पे आप ये वनली वाला यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बन जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है ना बेटा। अगर कोई टीचर यहाँ पे बुक खोल लिया इस पेज में तो वनली जो है तो देख के बना सकता है, ठीक है। तो इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो ऑल कम्प्लेक्स एनिमल मतलब हमें ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू आर फाउंड, 4 प्रकार की बेसिक टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से? इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, ठीक है। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे आप मैंने हाईलाइट करके रखा है तो आपको भी हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोपोर्शनेशन मतलब कि ये जो टिश्यू हैं वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शनेशन में जो है तो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। बोलो, ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे मैं एक मेरी बॉडी है, ठीक है, आप समझो एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें लंग्स, रिस्पायरेशन के लिए कौन से सेल्स, डाइजेशन के लिए कौन सेल्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल्स, हर चीज़ के लिए जो सेल्स होंगी ना वो बटी होंगी, उनका स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होगा कि इतनी सेल्स इस चीज़ में काम करेंगे, इतनी सेल्स इस चीज़ में काम करेंगे। अगर मोटा आदमी है तो एक सेल में बहुत सारी सेल्स होंगी एक काम को परफॉर्म करने में, उसका पतला है तो उसमें भी बहुत सारी होंगी, बट उसके लेवल में अकॉर्डिंग टू एक मोटा आदमी अकॉर्डिंग टू मोटा आदमी एक पतले आदमी में कम सेल्स होंगी, जायज़ बात है, समझ लो बात को, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोपोर्शनेशन यानी कि स्पेसिफिक जो उसका प्रोपोर्शनेशन है वो उसका अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड पैटर्न, और उसका जो पैटर्न होगा कि वो फ्लैट सेल्स हैं कि क्यूब लाइक सेल्स हैं कि सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, समझ रहे हो बात को। अपन ये सब सेल्स अभी पढ़ेंगे, है ना। टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टोमक, स्टोमक कैसे बनता है? सेल से। लंग्स, हार्ट, किडनी, when 2 or more organ perform a common function, ये अपन इसको हटा लें सबसे पहले, है ना। क्या कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन मतलब एक जैसा फंक्शन अगर परफॉर्म करते हैं बाय देयर फिजिकल एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल दोनों में स्टार लगाओ, फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। अगर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कोई जो मतलब हमारी बॉडी में 2 या 2 से अधिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसकी मदद से, किसके इंटरेक्शन की मदद से? फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन की मदद से। समझ में आई बात? ठीक है, बिल्कुल समझ में आई होगी। दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम लाइक, या एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी मैंने बताया, रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने बता चुका है बेटा, ठीक है। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of body as a whole। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऑर्गन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब कुछ जो है वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शनेशन में एक डिवीज़न ऑफ लेबर, जो डिवीज़न ऑफ लेबर वर्क होता है उसको जैसे हर लेबर का अपना अपना एक अलग अलग वर्क है, ऐसे ही सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का अपना एक कार्य है, अपना एक सर्वाइवल है ना। बॉडी में उनका एक अपना अलग रोल है, लीवर का अलग रोल है, लंग का अलग रोल है, स्टोमक का अलग रोल है ना, सेल्स का अलग रोल है, टिश्यू का, हर चीज़ का अपना एक अलग सर्वाइवल है और अलग रोल है, और उसी के यही सब चीज़ें जो होती हैं हमारे बॉडी की सर्वाइवल, कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल, ठीक है। और वो क्या करती हैं? हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए यही जो है तो मदद करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल वर्ड जो है तो आपको उसमें, है ना, समझ रहे हो बात को। जिस वर्ड में मैंने अंडरलाइन किया, जिस वर्ड में मैंने हाईलाइट किया, और जिस वर्ड में मैंने रेड से हाईलाइट किया है, रेड मैं आपको बता दूं, रेड इंपॉर्टेंट के लिए है, हाईलाइट वाले भी इंपॉर्टेंट के लिए हैं, और PYQ कहाँ पे आया है वो मैं खुद बताऊंगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो अभी तक यहाँ से कोई PYQ तो आया नहीं है स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो, बस आपको टिश्यू वाला जो चैप्टर है ना, ये इसमें बोर्ड में जो है तो इसमें PYQ आ चुका है। तो जो ये टिश्यू है उसको आपको यहाँ पे इन मल्टी सेलुलर से टिश्यू तक आपको हाईलाइट कर लेना है, बिकॉज इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, और एक कम्पिटेटिव एग्जाम है, नीट में क्वेश्चन अभी नहीं आया है, हो सकता है आ सके, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। मॉक टेस्ट में तो आपको आएगा ही आएगा, और ये जो हाईलाइट्स है ना, अगर मॉक टेस्ट में इसके अलावा क्वेश्चन मिल गया तो बताना, ठीक है। पूरा कोई भी, चाहे जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हो, चाहे, है ना, विख्यात कोचिंग के नाम, मतलब सबको ही पता है कोचिंग के नाम, तो किसी भी कोचिंग का जो टेस्ट है ये अपन हाईलाइट इसको अगर आप पढ़ते हो तो इसी से आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं कहीं बाहर से, ठीक है। और मैं भी जो है तो मॉक टेस्ट जो है तो सोच रहा हूँ करवाने की, तो मैं अपलोड कराऊँगा, उसमें देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं, जो भी होगा उस पर अपन अपडेट देंगे, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू, अब एनिमल टिश्यू होता क्या है? देखो बेटा, एनिमल टिश्यू जो है तो इसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले एनिमल टिश्यू में? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ सकता है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है तो हाईलाइट करो।
स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, यानी जो सेल की संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो किस पे वेरी करती है, किस पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन पर वेरी करती है बेटा। अब देखना, समझना इस बात को कि यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एनिमल टिश्यू, जैसे कि 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, है ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। ये इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों है, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें बन जाती हैं कि अगर एनिमल टिश्यू जो 4 प्रकार में डिवाइड हो रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों बेसिस पे हो रहे हैं, तो बताओ एपिथेलियल की, अभी जब हम एपिथेलियल पढ़ेंगे तो उसमें भी बोलेंगे कि एपिथेलियल जो डिवाइड हो रहा है वो किसके बेसिस पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। एपिथेलियल टिश्यू केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है बेटा, और जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पे ही होता है। और अगर क्वेश्चन इस तरह आ गया कि स्ट्रक्चर जो है सेल का वो किस पे वेरी करता है, तो वो फंक्शन पे वेरी करता है। समझ में आती है बात? बिल्कुल समझ में आती है। आगे बढ़ जाए अपन, हाँ बढ़ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो देखो बेटा, एपिथेलियल पे पहुंच गए अपन। एपिथेलियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एपिथेलियल में क्या करना है आपको, बी कॉमनली रिफर टू एपिथेलियल टिश्यू एज एन एपिथेलियम, है ना। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, इस टिश्यू में फ्री सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है? फ्री सरफेस। जहाँ पे अंडरलाइन है, जहाँ पे हाईलाइट है, बिल्कुल आपको करना है। एपिथेलियल मतलब ईपी का मतलब होता है अप, और थीलियल का मतलब होता है सरफेस, और टिश्यू का मतलब तो आपको तक पता ही। तो ऐसा टिश्यू, थीलियल मतलब सरफेस, एपिथेलियल मतलब ऊपर, ऐसा सेल्स, ऐसी सेल्स जो सरफेस में, हमारी बॉडी की सरफेस की जो सेल्स हैं उसके ऊपर प्रेजेंट हो, मतलब सरफेस के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। थीलियल मतलब सरफेस, अप एपिथेलियल सॉरी ईपी मतलब ऊपर, अप ऑफ द सरफेस, अप ऑफ द सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर जो सेल्स पाई जाती हैं वो कैसी सेल्स होती हैं? एपिथेलियल सेल्स। इसीलिए जो यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा भी है कि फ्री सरफेस होती है, क्योंकि सबसे ऊपर पाई जाती हैं। ये जो स्किन है वो एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है बेटा, तो इसलिए जो सबसे ऊपर पाई जाती है ना। अब समझो बात को, अब ऊपर सबसे पाई जाती है ना, तो विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द, अब देखो अंदर जो होगी ये स्किन होगी, स्किन के अंदर कुछ फ्लूइड्स होंगे, फ्लूइड का मतलब ये है कि ब्लड होंगे, ब्लड्स, तो या तो विच फेसेस आइदर मतलब या तो बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड को फेस करेगी, ब्लड होगा अंदर साइड, इनसाइड, या फिर और द आउटसाइड इन्वायरमेंट, या फिर वो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगी, मतलब जानेगी। मतलब जो हमारा इस एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि उसका एग्जांपल स्किन होता है, तो या तो वो बाहर की दुनिया को भी इंटरेक्ट कर रही होगी, बाहर की दुनिया से भी, आउटसाइड इन्वायरमेंट से, और अंदर ब्लड और जो भी सेल्स होंगी, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनसे भी जो है तो प्लाज्मा वगैरह, इनसे भी वो इंटरेक्ट कर रही होती है। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है ना। अब क्या पढ़ें अपन आगे कि एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर अ सम पार्ट। देखो और कह रहा है, क्या कह रहा है कि एंड थस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि कवरिंग या फिर कवरिंग बनाएगा या तो लाइनिंग बनाएगा सम पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो कि कवरिंग और लाइनिंग के लिए कौन सा टिश्यू यूज होता है बेटा, तो एपिथेलियल टिश्यू यूज होता है। कौन सा टिश्यू यूज होता है कवरिंग और लाइनिंग के लिए, तो एपिथेलियल टिश्यू यूज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड, इनकी जो सेल्स है वो कैसी पैक्ड होती हैं? कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। कैसी पैक्ड है? कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। विथ लिटिल इंटरसेलुलर मतलब लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब है वही जो मैं अभी पहले बता चुका था, इंटरसेलुलर सबस्टेंस। जब टिश्यू की अपन डिफिनीशन पढ़ रहे थे तब भी ये बात अपन ने की थी। समझ में आती है इतनी बात? अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लिटिल इंटरसेलुलर मतलब लो इंटरसेलुलर स्पेस। समझ में आई बात? लो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे देखो अपन लो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब अपन क्या समझ रहे हैं? विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये कम्पैक्टली पैक्ड हो गया, ये लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो गई, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। समझ में आती है बात? ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे 2 प्रकार की एपिथेलियल सेल्स हैं। कौन कौन सी? समझो बात को। देयर आर मतलब ये किसके बेसिस पे है? सिंपल और कंपाउंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे। या फिर ये कहो कि ये जो है ना सिंपल और कंपाउंड, ये लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे है। नहीं, आप सीधा बात करो। देखो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? फ्री सरफेस पे होती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, या तो बॉडी के बाहर होगी या बॉडी के अंदर होगी।
सॉरी मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो बॉडी का आउटसाइड इन्वायरमेंट फेस करेगी, या तो WBC RBC ये ब्लड्स वगैरह को फेस करेगी एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि कवरिंग या लाइनिंग बनाएगी बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। चौथा पॉइंट मेरा क्या है कि उनमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा यानी इंटरसेलुलर सबस्टेंस होगा, सेल्स के बीच जो सबस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होगा, लिटिल अमाउंट में, लिटिल मतलब बहुत कम, छोटा बहुत कम, लो, है ना, समझ में आई। ये लो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप अंडरलाइन भी कर लो, मैंने तो कर ही रखा है अपने में, ठीक है। कंपैक्टली पैक मतलब कि एक दूसरे से बहुत सटी होंगी, कंपैक्ट पैक्ड होंगी, एकदम मजबूत से पैक्ड होंगी, समझ में आती है। और इसमें जो है तो नीचे सबसे नीचे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये रखी होंगी। ये जो ये आपका पूरा जैसे स्किन हो गया, ये टिश्यू एपिथेलियल हो गया, तो सबसे नीचे इसके क्या है, इसको हम क्या बोल देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो होंगी तो एपिथेलियल्स की सेल्स होंगी बेटा, ठीक है। और इसको जो है तो लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, लेयर ऑफ सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, लेयर ऑफ सेल के बेसिस पे इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जिनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, कैसी लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है उनमें मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है, समझ में आता है इतना बात। सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है, बॉडी कैविटी, डक्ट्स, ट्यूब्स, ठीक है। और कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, आवर स्किन, फंक्शन इन अवर स्किन, और प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि 2 और मोर देन 2 लेयर सेल्स पाई जाती हैं कंपाउंड एपिथेलियम में, और प्रोटेक्शन का काम करती है। और उसका फंक्शन मतलब फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का, और कहाँ पाई जाती है, अपन की स्किन में पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल समझ में आई होगी आप बच्चे, है ना। अब देखो, on the basis of structural modification of cells, simple epithelium is further divided into 3 types। जो सिंपल एपिथेलियम है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे। समझ में आती है इतनी बात, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कलमनार, इतना बात समझ में आ। अब देखो तो इसमें जो है तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कलमनार जो है तो अपन जो है तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपन आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एनिमल टिश्यू और एपिथेलियल का इंट्रोडक्शन देख लिया है, समझ में आए बात को। अपन अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।